हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोशल रिसर्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था। सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, मीनिंग्स वगैरह को डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो विज़िट नहीं की है तो आप प्लीज़ विज़िट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम सिंपली फेजेस ऑफ सोशल रिसर्च पे बात करेंगे। फेजेस क्या हैं? फेजेस ऑफ सोशल रिसर्च बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी जब लास्ट वीडियो के अंदर सोशल रिसर्च का इंट्रोडक्शन देते हुए जब साइंस को रिलेट किया था, साइंस के कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजी से रिलेट किया था, तो हमने देखा था दैट सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस वाई बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ और इट वेरीफाइज समथिंग, इट डिस्कवर्स समथिंग बाय following different steps in an organized and verified way. सो सोशल रिसर्च के अंदर ही बेसिकली वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये स्टेप्स क्यों ज़रूरी होते हैं? टू एफिशिएंटली कैरी आउट रिसर्च ऑन एनी सोशल फिनोमेना। आपने अपनी सोसाइटी के अंदर मौजूद किसी भी फिनोमेना पे रिसर्च करनी है, किसी भी तरह से किसी भी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उससे रिलेटेड कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इफेक्ट्स के ऊपर बात करनी है, सोल्यूशन और सोशल प्रॉब्लम की तरफ जाना है, मीन सोसाइटी में मौजूद किसी भी फिनोमेना या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एवेल्युएट, एनालाइज, एग्जामिन करने के लिए आपको रिसर्च स्टेप्स के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। एंड these actions are closely related, they can be overlapped, and these phases refer to scientific research process, and there are totally 9 phases of social research. मीन्स यहाँ मैं फेजेस की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं रिसर्च स्टेप्स की बात कर रही हूँ। तो ये फेजेस कौन कौन से हैं यहाँ पे तो जस्ट मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी स्टेप्स दैट यू गो थ्रू और अ सोशियोलॉजिस्ट गो थ्रू फॉर रिसर्च। सो फर्स्ट पॉइंट होता है ऑब्जर्विंग दी सिचुएशन और प्रॉब्लम, सेंसिंग दी प्रॉब्लम। देखें इस स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी जो ऑब्जर्विंग सिचुएशन है या सेंसिंग प्रॉब्लम है वो इन्वॉल्व होती है। इसमें आप देखें सोसाइटी के अंदर नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। जैसे अभी आप पेंडेमिक की बात करें तो ये पहले नहीं था, आपने अचानक से ऐसी सिचुएशन को फेस किया, पूरी दुनिया ने फेस किया सोसाइटी के अंदर। सो एक पैंडमिक आ गया, अब ये एक न्यू प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में इमर्ज होते रहते हैं, आपके सोशल इन्वायरमेंट के अंदर इमर्ज होते रहते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ होती है फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन इज़ दैट सोशियोलॉजिस्ट सेंस कर सके, ऑब्जर्व कर सके कि हाँ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग स्मूथली एज इट शुड बी। जहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्व कर सके कि मेरे आसपास, मेरे सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो स्मूथली नहीं चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है सेंस करना। और इसी के अंदर ही फिर बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिनका भी अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जितनी भी थ्योरीज आप देखते हैं, जितनी भी रिसर्चेज आप देखते हैं, हर रिसर्चर का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। वो देखता है अपने इन्वायरमेंट में उससे कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम सेंस करता है, तो दैन उसको सेकेंड स्टेप के अंदर वो आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, यानी आपने सेंस कर लिया कि द थिंग्स आर नॉट गोइंग स्मूथली, और उसके बाद फिर अब वाई दे आर नॉट गोइंग स्मूथली, what is the main problem, this is something that lies in the second point, problem identification. इसके अंदर once आपका जो सोशियोलॉजिस्ट है he becomes aware of what is happening in the environment, उसके बाद he would then focus on the problem. जब पता लग गया कि there is something fishy in the environment, उसके बाद he would focus on the problem। और रिसर्चर जो है अपनी स्टडी के लिए उस प्रॉब्लम को सिंगल आउट करता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, जिसको सोल्यूशन की नीड है। प्रॉब्लम डिज़ाइनिंग स्टेज होता है ये वाला। और जब तक आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा इररेलेवेंट कहलाएगा, कंफ्यूजिंग कहलाएगा। सो प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम देखें, अगर आपको पता ही नहीं है फॉर एग्जांपल कि आपको क्या बीमारी है, तो आप डॉक्टर को जाके क्या बताएंगे या फिर डॉक्टर आपको क्या दवा देगा। इसी तरह से आपके माहौल में देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग अप टू द मार्क, बट आप उसको अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताएं आप किस चीज़ पे डाटा कलेक्ट करेंगे, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस चीज़ का करेंगे, आप कंक्लूजन्स किस बेस पे ड्रॉ करेंगे, आप किस चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता। सो मेन थिंग इज़ टू हाईलाइट दी प्रॉब्लम, टू स्पेसिफाई दी प्रॉब्लम। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फेजेस में, थर्ड जो फेज़ है वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसके अंदर जब आपने एक दफ़ा अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद रिसर्चर बहुत केयरफुली अर्लियर स्टडीज़ को,
रीड करता है, बहुत केयरफुली स्टडी करता है जो भी अर्लियर स्टडीज़ होती हैं, और देखता है कि उसकी स्टडी से कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो उसकी स्टडी से मिलती जुलती हैं। इसके थ्रू रिसर्चर को हेल्प मिलती है कि वो इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर सके, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम का रीज़न मिल सके, कॉन्सेप्चुलाइज कर सके, हाइपोथेसिस बना सके, वेरिएबल्स निकाल सके। एंड दिस स्टेप essentially involves a review to relate literature. It familiarizes the researcher with what is already known and what is still unknown. देखें, आप जब रिसर्च करते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने स्टेप पढ़ा है, उसमें एक स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसमें हम रिव्यू में बेसिकली करते क्या, हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कितने लोगों ने काम किया है। जो आप सोच रहे हैं क्या वही चीज़ है, मीन्स अगर आप जाए आप कोई प्रॉब्लम निकालते हैं, अगर आप किसी इफेक्ट पे बात करते हैं तो आपने कुछ ना कुछ रिलेट किया हुआ होता है अपने माइंड में, बट दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी तब आएगी जब रिसर्च उस चीज़ को प्रूव करेगी। तो आप ये देखते हैं कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, क्या उस चीज़ पे जो स्टडीज़ हुई हैं उनसे भी यही एविडेंस मिलती है, क्या साइंटिफिक एम्पिरिकल एविडेंस भी आपकी स्टडी को सपोर्ट करती है, सिमिलैरिटीज़ हैं या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, आपकी स्टडी के हवाले से कौन कौन सा ऐसा नॉलेज है जो कि डिस्कवर हो चुका है, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि अननोन हैं और आप उन पे काम करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। उसके बाद है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये बेसिकली एक एजुकेटेड गेस होता है, एक ट्रायल आइडिया होता है। हाइपोथेसिस से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मौजूद है रिसर्च की प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। बेसिकली आप जब लिटरेचर का रिव्यू करते हैं तो उसमें से आपको डिफरेंट वेरिएबल्स मिलते हैं, मीन्स सिंगुलर एंटिटीज़ मिलती हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स मिलते हैं जिनको आप बनाते हैं, जिसको आप प्रोपोजिशन कहते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट गेस होता है, एक ट्रायल आइडिया होता है जिसको आपने मज़ीद टेस्ट करना होता है। तो इस स्टेप में आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हाँ भाई, अगर ये फलाना इफेक्ट है तो उसके पीछे कौन कौन से कॉजेज़ इन्वॉल्व हैं। आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, और ये सब आपको कहाँ से मिलता है, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और फिर यही वो रिलेशनशिप है जिसको आप पूरी स्टडी के अंदर टेस्ट कर रहे होते हैं कि ईदर योर प्रोपोजिशंस आर राइट और रॉन्ग, या फिर देयर इज समथिंग एल्स दैट इज स्टिल नॉट नोन, जिसके बारे में आपने डिस्कवरी भी करनी है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस होता है। उसके बाद आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजी होती है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। आपने भाई आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, आपने क्या स्ट्रक्चर बनाना है, आप कैसे अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। एंड इट डिस्क्राइब्स द जनरल फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा. It helps to obtain answer to research questions and to control variance. भाई आपकी स्टडी के हिसाब से कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च सूटेबल रहेगी। आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, आप इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चनियर्स बनाएंगे, फिर क्वेश्चनियर होगा या स्केड्यूल होगा। क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि आप सामने वाला रिस्पोंडेंट जो है वो खुद क्वेश्चनियर फिल करे तो उसको क्वेश्चनियर बोला जाता है। और अगर वो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं अगर रिसर्चर खुद जाके फिल कर रहा हो तो उसको आप स्केड्यूल कहते हैं। सो कौन सी टाइप होगी, केस स्टडी होगी, सर्वे होगी, सैम्पलिंग की कौन सी टेक्निक होगी, ये सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वो होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। मीन्स आप फील्ड पर जाके डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एट दिस स्टेज द रिसर्चर हैज़ टू कलेक्ट डाटा एज एक्सपेक्टेड, एंड डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। लास्ट वीडियो में इस पर डिस्कस किया था, डाटा दो तरह का हो सकता है, इन्फॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ये होता है कि आप खुद जाके उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज लेकर आ रहे हैं, और सेकेंडरी में ये हो सकता है कि किसी और का डाटा मौजूद है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने अपने खुद के पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये डाटा कलेक्शन होती है। उसके बाद डाटा एनालिसिस, इसमें आप डिफरेंट किस्म के टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए और उसको इंटरप्रीट करने के लिए, और एट दी एंड जो भी आपका रिजल्ट निकलता है आप उसको जनरलाइज कर देते हैं। जैसे आपने कोई थ्योरी बना दी है, आपने कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ आउट कर दिया है किसी भी फिनोमिना के हवाले से, तो अब आप उसको जनरलाइज कर देते हैं उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, और एट दी एंड आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। इट शुड बी प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि ये वही रिपोर्ट है जो कि फिर दुनिया में मौजूद डिफरेंट लोग पढ़ते हैं और उनको नया नॉलेज मिल रहा होता है। सो इट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वेरी केयरफुल मैनर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फेजेज ऑफ सोशल रिसर्च। रिसर्च से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आने वाले टाइम में मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगी, स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह और डिफरेंट एनालिसिस भी सिखाऊंगी आने वाले टाइम में। सो अब तक के लिए इतना ही। आई होप इट हेल्प। थैंक यू सो मच, टेक केयर।